हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका। यहाँ पे हम बांधो न नाव इस ठाव बंधु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उस पर बात करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। बांधो न नाव इस ठाव बंधु अर्चना कविता संग्रह 1950 में उसमें प्रकाशित हुई थी। बांधो न नाव इस ठाव बंधु में जो बंधु है वो आदरवाचक शब्द है, यानी कि हमारा कवि है, हमारे कवि निराला, वो बड़े ही आदर के साथ आदरवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए नाविक से कहते हैं कि बंधु, तुम यहाँ पर अपनी नाव, ठाव मतलब इस जगह पर अपनी नाव मत बांधो। बांधो न नाव इस ठाव बंधु पूछेगा सारा गांव बंधु, यानी अगर तुम इस ठाव पर, इस जगह पर अपनी नाव बांधोगे तो पूरा गांव तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेगा और फिर तुम्हें उनके सभी सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। इसीलिए इस ठाव पर बंधु तुम अपनी नाव मत बांधो। ये इन पंक्तियों का अर्थ मतलब भावार्थ है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कांपते थे दोनों पांव बंधु। यहाँ पर कवि उस घाट पर रहने वाली स्त्री का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हो सकता है उस घाट पर रहने वाली स्त्री के बारे में पूछा जाए। वह घाट, यह वही घाट है जिस पर हंसकर वो नायिका नहाती थी। इसी घाट पर वो नायिका नहाती थी हंसकर, मुस्कुराकर, अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ, और जिसे देखकर आंखें मतलब टिकी रह जाती थी और कहीं मतलब नजरें ही नहीं जाती थी, सीधा वहीं पर टिक जाती थी। फंसकर यानी टिक जाती थी। किसकी आंखें टिक जाती थी? हो सकता है वो नायिका का पति हो, नायिका का प्रेमी हो, या फिर कवि जैसे रचनाकार जो सौंदर्य की खोज में रहते हैं, एक प्रकार से वो उनकी रचनाओं की जो नायिका है वो उसे देखकर, उसके सौंदर्य पर ऐसे इस घाट पर नहाते हुए वो कहते हैं कि ऐसे आंखें टिकी रह जाती थी, कांपते थे दोनों पांव बंधु। यानी उस नायिका को इस घाट पर नहाते हुए देखकर आंखें एकदम टिकी रह जाती थी, उसकी इस हंसी को देखकर और इस सौंदर्य को देखकर, और जो पैर हैं वो भी कांपने लगते थे, कपकपी आने लगती थी उन पाँव में, है ना। आगे है कि वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, यानी कि जो वो नायिका थी उसकी हंसी के पीछे बहुत बड़ा राज था, फिर भी अपने में रहती थी, यानी वो अपने में अकेले रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु। यहाँ पे जो है इसका भावार्थ है कि इसका गहरा भावार्थ है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब वो भले ही ऊपर से हंसती हो, लेकिन असल में उसके इस हंसी के पीछे बहुत बड़े दुख दर्द को वो छिपाती थी इस हंसी के पीछे, और वो अपने आप में अकेले में रहती थी, वो सबकी सुनती थी और सहती थी। यानी कि यहाँ पे पितरात्मक समाज में किस प्रकार स्त्री को या तो बोलने नहीं दिया जाता, या तो बोलने दिया जाता है तो उसकी कोई सुनता नहीं है, वो उसे ही सबकी सुननी पड़ती थी, सब कुछ सहना पड़ता था, उन देती थी सबके दांव बंधु, यानी कि उन बुरी नज़रें जो उस पर पड़ती थी, उसके सौंदर्य पे पड़ती थी, उन सभी के षड्यंत्रों दांव पेचों को मात देना होता था, वो मात देती थी। तो यहाँ पे किस प्रकार स्त्री का जो सहना और कुछ ना बोलना, जैसे मतलब एक प्रकार से उस स्त्री के त्रासद जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार उसका जो जीवन है, पितरात्मक समाज उसके जीवन पर हावी रहता है, उसको सब कुछ सहना पड़ता है। जहाँ एक और इस कविता में स्त्री के सौंदर्य का वर्णन है, वहीं पे सौंदर्य के पीछे, उसकी मुस्कुराहट के पीछे उसको विभिन्न प्रकार की जो बंधन हैं, जो सामाजिक रूप से बुरी नज़रें हैं, उनका किस प्रकार सामना करना पड़ता है और किस प्रकार इन सब से उभर कर वो आगे बढ़ती है, उन सभी चीज़ों का वर्णन इस पूरी कविता में किया गया है। बेहद खूबसूरत रचना है ये। यहाँ पे कविता खत्म होती, बहुत छोटी सी रचना थी। और